आप सबको जिला कांग्रेस कार्यालय में शहर एवं ग्रामीण के संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी द्वारा पहले 5 बिंदुओं की गारंटी जारी की गई थी। उसके बाद फिर से 5 बिंदुओं की गारंटी जारी की गई, वचन पत्र दिया गया है। उसके ब्रीफिंग के लिए आप सबको हम यहाँ बुलाए हैं। आप सबका मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन के साथ हमारे ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, आपको ब्रीफ करेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी है तो मध्य प्रदेश में किसानों को सबसे अधिक परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है किसानों के हित में कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में रीवा में उन्होंने घोषणा किया और कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगने से ज़्यादा हो गई। जबकि स्थिति ये है कि उन्हीं के संसदीय समिति में जो निर्णय हुआ, जो वक्तव्य आया है, उसमें बताया गया है कि किसानों की आमदनी घट रही है। 9,300 रुपये किसानों की आमदनी थी, जो आज चल के 8,700 रुपये पे आ गई। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान को न तो समय पर खाद मिलता है, न समय पर बीज मिलता है और न उसको अपने उपज का सही दाम ही मिल पाता है। इसलिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने एक योजना बनाई है, वचन पत्र में भी उसको शामिल किया है और उन्होंने कहा है कि किसानों को हम अपने प्रदेश में सरकार जैसे ही आएगी तो 5 सहूलियतें देंगे। उसमें 5 हॉर्स पावर तक का मोटर पंप का बिल फ्री रहेगा। 5 हॉर्स पावर चाहे मोटर पंप हो, चाहे उनका थ्रेशर हो, कुछ भी हो, उसको कोई बिल नहीं लगेगा, फ्री रहेगा। पहले उनका जो बिल आया हुआ है, अगर उनका बिल बकाया है कृषि कार्य का, तो वो बिल भी माफ़ किया जाएगा। तो इस तरह से फ्री बिजली रहेगी। किसानों को उचित दाम के लिए व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए समुचित रेट तय किया जाएगा कि उनके उपज का उनको समुचित दाम मिले और किसानों को 12 घंटे निर्बाध बिजली देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी अगर प्रदेश में सरकार बन जाती है। ये हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा किया है। मध्य प्रदेश में आज भी किसानों की स्थिति यह है कि किसान जहां कहीं भी कभी अपनी उपज के लिए, खाद बीज के लिए या किसी भी अन्य समस्या के लिए आंदोलन किए हैं तो किसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे लादे गए हैं। कमलनाथ जी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो जो भी किसानों के ऊपर मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान से उम्मीद क्या की जाए, आप लोगों ने खुद भी देखा है। किसान इतने दिन तक वहाँ आंदोलन करते रहे, सरकार सुनी नहीं। अगर 3 काले कानून ये केंद्र सरकार नहीं बनाई होती तो 700 किसानों की अनावश्यक जान नहीं जाती वहाँ। और फिर भी सरकार ने कहा, वहाँ जाके सरकार को अंत में घुटने टेकना पड़ा। उन्होंने अपना काला कानून वापस लिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जिस दिन संसद शुरू होगी बैठते ही सबसे पहले इसको हटा देंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं सरकार ने। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, किसान के लिए कहीं नहीं सोच रही है। हरिजन आदिवासियों पर प्रतिदिन अन्याय हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार में सबसे 1 नंबर पर मध्य प्रदेश है। इसी तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। हर 4 घंटे में एक आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनके खिलाफ कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो ये तो किसानों के हित की बात हो गई। किसानों का कर्ज माफी का पहले भी जब हमारी सरकार आई हुई थी, कमलनाथ जी ने किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। जिन किसानों का अभी कर्जा बकाया रह गया है, जैसे ही सरकार बनेगी उनका बकाया कर्जा भी फिर से माफ किया जाएगा। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी और सरकार आ भी रही है मध्य प्रदेश में। इस बार ये आप लोगों को भी हमसे ज़्यादा आपको अनुभव होगा। हम लोग तो पार्टी के हैं, तो हम लोगों को तो लग ही रहा है कि सरकार आ रही है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ,
38 लाख कैसे घोषित किए, थोड़ा सा जानना चाहते हैं। नहीं, 27 लाख किसानों का जो पहले 50,000 का कर्जा था जिनके ऊपर सहकारी बैंकों का था, वो कर्जा माफ हुआ। दूसरे चरण में 1 लाख तक का, दूसरे चरण में 2 लाख तक का जो कर्जा था उसमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी थे, उनका कर्ज माफ करना था। तो वो कर्ज माफ इसलिए नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से हमारी सरकार ही चली गई और भाजपा की सरकार आई। भाजपा की सरकार ने वो काम नहीं किया, इसलिए वो डिफाल्टर हुए। जिनका कर्जा नहीं माफ हुआ था वो डिफाल्टर, वो प्रोसेस पूरा नहीं, वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। और ये हर 4 घंटे बाद कैसे, मतलब कि एक आदिवासी के ऊपर अन्याय, आदिवासी के ऊपर पूरे प्रदेश भर में हम लोग देख रहे हैं, हर जगह से रोजाना शिकायत आ रही है। तो जब रोजाना शिकायत आ रही है, कोई जिला ऐसा नहीं है कि जिस जिले से 2-4 शिकायतें ना आ रही। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 4 घंटे में लगभग एक आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदिवासी के ऊपर, दलित के ऊपर, पिछड़े के ऊपर, और जो भी अत्याचार हो रहा है आप देखिए उसमें हर जगह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो आरोपी हैं। क्या इन घोषणाओं को लेके प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है? जो कमलनाथ ने घोषणा किया है कि हम ये दावे पूरा करेंगे, किसानों को कर्ज माफ करेंगे, 5 और बिजली बिल माफ करेंगे, क्या इन घोषणाओं को सरकार अपनी कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बना रही है प्रदेश में? सरकार 100% बना रही है। कांग्रेस भाजपा बोल रही है किसी भी ये लोग मिथ्या और झूठी अफवाह फैलाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी काम करी होती तो उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि अफवाह ये फैला रहे हैं। हम तो अपनी बात बता रहे हैं, अफवाह तो जो फैलाएगी सरकार फैलाएगी, न झूठ बोलेगी तो सरकार बोलेगी, और वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चंदेल साहब, अभी कल रामलल्लू विधायक जी ने आप पे एक आरोप लगाया, खुलकर कहा उन्होंने कि आपने रामचरित वर्मा जी जो विधायक रहे उसको आपने मारपीट किया, उनके साथ आप जेल गए, उसको लेकर क्या आपका पक्ष है? देखिए, पहले तो हमें आपको बता दें कि हमारे विधायक रामलल्लू जी बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं। अब वो 72 वर्ष के हो गए, कुछ याददाश्त भी उनकी हमें लगता है कि कमजोर हो रही है। उनको ध्यान में होगा शायद कि उस वक्त वो भाजपा में पहुंच गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुबली बंद प्रकरण, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती जी थे। उमा भारती जी के तत्कालीन बंद प्रकरण का पूरा भारत बंद था, उसमें हमारे नवानगर के कुछ व्यापारियों ने दुकान खोल रखी थी। उस वक्त मैं भोपाल में था, मैं था भी नहीं वहां, भोपाल में था, लेकिन चूंकि प्रकरण नवानगर का था, ये लोग जाके वहां उससे मारपीट किए व्यापारियों से, उसमें 11 व्यापारियों को बहुत चोटें आई। उन व्यापारियों के खिलाफ उनका कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया, लेकिन चूंकि भाजपा के बड़े बड़े नेता गए थे वहां, विधायक जैसे लोग थे, संगठन मंत्री जैसे लोग थे, तो उल्टा उन व्यापारियों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। उसके साथ हमारे परिवार के 3 लोगों का नाम घसीट के उस पर मुकदमा कायम किया गया, जबकि मैं वहां था भी नहीं। फिर भी सांच को आंच क्यों? हमारा डीजे कोर्ट में केस चला, 57 लोग, 57 लोग पुलिस ने गवाह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बनाया था। अब आपको बता दें, उसमें रज्जू तिवारी जी गवाह थे, चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा जी गवाह थे, इस तरह के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें गवाह थे। इसके बाद भी सेशन कोर्ट ने उनके सरकार में हमको 22 बरी किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहां का दोषी हूं। लेकिन विधायक जी शायद इस बात को भूल गए, क्योंकि बात यदि खुलेगी तो दूर तलक तो जाएगी। आपको याद होगा 3 साल पहले विधायक जी का एक 90 एकड़ का मामला हाई कोर्ट में हुआ, उसमें विधायक जी को 1 लाख का जुर्माना हुआ है। सजा या जुर्माना, वो 10 मिनट नहीं लगे 1 लाख भरने में। क्या है, विधायक जी बताएंगे क्या कि उनको किस केस में जुर्माना हुआ, वो हाई कोर्ट जैसे केस में? और आदरणीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय रामलल्लू वैश्य, और विधायक जी इतने भोले हैं कि वो अपनी बात स्वयं सच के कबूल कर देते हैं। आप लोगों के सामने विधायक जी ने कल स्टेटमेंट में कहा कि 307 कायम हुई, हमसे नहीं पूछा गया।
इसका मतलब इसके पहले विवेक चंद बैस पे जो बड़े बड़े अपराध किए उन्होंने, उनसे पूछ लिया गया, इसलिए वो कायम नहीं होता था। इस बार कांग्रेस का दबाव आया, कमलनाथ जी का ट्वीट आया, हम सबका लाइव आया, इस वजह से 307 कायम हो गई। यदि विधायक जी से पूछा गया होता तो वो भी ना होता। विधायक जी ने अपने मुंह से कहा कि इस बार हमसे नहीं पूछा गया, आप लोग ही सुनो। आप समझ सकते हैं कि विधायक जी के किस तरह के कारनामे और क्या क्या हैं। और विवेक चंद बैस, मैंने विधायक जी का पूरे केस में कहीं नाम नहीं लिया, मैं जो उस घटना का आरोपी है मैं उनके बारे में कहा था। और क्या मैं विपक्ष में हूं? जनता की आवाज उठाने का अधिकार मेरे पास नहीं है? क्या मुझे उसको भी रामलल्लू जी बैस विधायक जी से पूछ के उठाना पड़ेगा? जिस तरह से वार्ड नंबर 1 से 11 तक के लोगों को उनसे पूछ के कोई आवाज उठानी पड़ती है, उनसे पूछकर मुकदमा कायम होता है, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे पास 1 दर्जन ऐसे केसों की कहानियां हैं। अभी आपको बता दें, हमारे अग्रिम साथी उसके बारे में ज्यादा अपडेट है, वो बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि मेरे पास ये 6 प्रकरण उनके दर्ज हैं विवेक बैस जी के, और संगीन अपराध। क्या आम आदमी के सिंगरौली में 6 प्रकरण दर्ज होने के बाद आदरणीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब जिला बदल की कार्रवाई नहीं करते? यदि विधायक जी ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं कि मैंने कभी कोई दबाव नहीं बनाया प्रशासन पर, तो यदि दबाव नहीं बनाए तो फिर आज तक क्यों नहीं इनके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई हुई? इतने बड़े बड़े प्रकरण किए, और आपको पता होगा पिछली बार कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत नहीं दी तो तुरंत डॉक्टरों ने हाथों हाथ लेकर उनको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कर दिया, वो जेल एक भी दिन नहीं गए। विधायक जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विधायक जी, सिंगरौली की 2,40,000 जनता ने आपको चुना है, आप पुत्र मोह में मत आइए, लोगों को भटकाइए मत। आप पता बताइए कि विवेक बैस से कहां है, उनकी गिरफ्तारी कैसे होगी? क्या आम आदमी का बेटा किसी को गोली मारता तो उसके बाप को अब तक थाने में न बैठाया जाता? क्या उसके घरों पे बुलडोजर न चलाया जाता? जबकि कांग्रेस बुलडोजर के पक्ष में नहीं रहती कभी। हमारे नेताओं का बयान आ चुका है, हम घर देते हैं, गिरवाते नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, हमारी संस्कृति नहीं है। और मैं कोई आवेश में आके, और किसी से मैंने कोई मुद्दा नहीं है, परिवार को उसकी मां है, उसकी मां है, जिसको गोली लगी है, जिस राहुल से झगड़ा हो रहा था उनकी मां है, वो राहुल की मम्मी है, ये सूर्य प्रकाश की मम्मी। उनसे पूछिए उनकी क्या तकलीफ है, उनको आज भी डर है। वो आज अभी आई थी, हम लोग एसपी साहब के ऑफिस में गए थे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। उनका कहना है किसी भी दिन आके हमको गोली मारी जा सकती है और बयान बदलवाने का दबाव बनाया जा सकता है। उनको आज भी डर है विवेक बैस की जगह किसी को और अपराधी बनाया जाएगा। इसलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ये सोचनीय और चिंतनीय विषय है। और हम लोग जिला कांग्रेस शहर और ग्रामीण संयुक्त तत्वाधान में यदि कल तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो परसों आदिवासी दिवस के दिन हम लोग बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या उस परिवार को कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया है क्या, कि उनको लेकर कांग्रेस लेकर घूमना? ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हम कोई वॉशिंग मशीन नहीं है बीजेपी जैसे कि जो हमारे यहाँ आए वो सही हो गए या खराब हो गए। हम हमारा न्याय की उम्मीद करके लोग आए, हमारे पास आए हैं। कांग्रेस पार्टी में, जैसे पहले ही मैंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि कांग्रेस पार्टी हमेशा शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित के लिए काम करती है और उसके लिए हम उसके लड़ाई में हमेशा खड़े थे, हैं और आगे रहेंगे। क्या विधानसभा मुद्दा है क्या आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों को लेकर साधा जा रहा है? कांग्रेस, भाजपा लगातार हितैषी समझ रही है, बता रही है उनका, और कांग्रेस भी लगातार ये मुद्दे उठा रही है कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। क्या ये चुनावी माहौल की आदिवासी लेकर हटा जा रहे, उनके अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ कार्रवाइयां भी हो रही है लगातार? बड़े दुख से कहना पड़ रहा है तिवारी जी कि जिस देश की महामहिम आदिवासी हो, जिनका मध्य प्रदेश में सार्वजनिक सबसे ज्यादा दौरा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हुआ,
जिस राज्यपाल महोदय का सबसे ज्यादा दौरा यहां हुआ वो अभी सिंगरौली में हुआ था, और वहां के आदिवासी सुरक्षित नहीं। आप निश्चित रूप से खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत आपके अलग है। और आदिवासी कोई मुद्दा नहीं है, उनकी समस्याओं को लेकर कांग्रेस लड़ रही है। आज हमारा सीधी कांड को लेकर झाबुआ में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आज हमारे सभी नेता, बड़े नेता वहां हैं, और यहां गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहां भी हम आदिवासियों के हित की लड़ाई के लिए हमारे प्रदेश के भी नेता आएंगे और उस लड़ाई को लड़ेंगे। कल एक चीज और था, कल आप पे भी आरोप लगा, मतलब बात आई थी, विधायक जी ने कहा कहा था कि आपके ऊपर भी अजय सिंह राहुल ने कहीं हाथ चलाया था, कुछ ऐसा बात आई थी, यही ऐसा घटनाक्रम हुआ था क्या? किसने कहा? विधायक राहुल जनता पार्टी के एक संवैधानिक पद पर आते हैं इतने जिम्मेदार व्यक्ति गलत आरोप है किसी के ऊपर लगा रहे हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है उस राहुल भैया का, ईश्वर साक्षी है, ईश्वर का संबंध अभी तक उन्होंने सामने से लेके गाली तक नहीं दिया है कि आप शब्द तक उपयोग नहीं किया। मारना पीटना तो अलग चीज है। जी जी, ये उनके जिस प्रकार से विधायक जी आरोप लगा है, क्या वो देखे हैं क्या? विधायक पुत्र की मैं बात करना चाहता हूं। विधायक पुत्र के तांडव से न पत्रकार बचा है, न उनके भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बचा है, न उनके चाहे जंगल विभाग के फॉरेस्ट गार्ड की कई सारी लिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। भूपेंद्र गर्ग जो बंटी मोरवा के मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी खनाना के पास में मारपीट उनकी गाड़ी में तोड़ की गई। दूसरा केस फॉरेस्ट गार्ड का आपको याद होगा, जंगल विभाग में वही खनाना का बैरियर जहां से कोयला निकलता है अवैध, वहां पे गोलीकांड किया गया। और उसके बाद हुआ क्या, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और वो सीधे सरेंडर कोर्ट में आके करते हैं। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुलिस का प्रोटेक्शन प्राप्त है, इससे ये सिद्ध होता है। आपने झापड़ गुरु का एक मामला सुना होगा जिसका वीडियो वायरल हुआ था। पांचवा आपके ही साथी सुनील सोनी पत्रकार थे, साथी के साथ में हमला हुआ था, लहूलुहान थे, मुकदमा तक दर्ज नहीं हो पाया था। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, विंध्यनगर के पास एक दुबे परिवार का भी एक मामला आया था जिसमें इसी तरह की बात हुई थी, मारपीट का मुकदमा हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी से चूंकि वो जुड़े लोग थे तो उन्होंने आपस में समझौता करा के किसी विवेक वैश्य का मामला दफा किया। गाली गलौज का मामला नर्स के भी साथ नहीं हुआ, एक मुकदमे में उन्होंने गाली गलौज किया, हॉस्पिटल में जाके नर्स के साथ गाली गलौज नहीं किया। रोशन सिंह, करण सिंह की गाड़ियां तोड़ी गई, उनके घर में घुस के मारपीट की गई, कोई मुकदमा नहीं हुआ। टीआई ने फटकार लगा के भेज दिया कि अगर मुकदमा कराओगे तो पहले तुम जेल जाओगे। ये स्थिति है। मोटरसाइकिल की एक एजेंसी का भी मामला है जिसमें उन्होंने भी तोड़ दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस तरह से 12 मामले हैं जिसमें लगातार जो सोशल मीडिया और लोगों की एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया गया। 6 मामले अरविंद जी ने आपको बताए। इस तरह से सैकड़ों मामले हैं। चूंकि लोग थाने तक पहुंचने से डर रहे हैं, मामला विधायक पुत्र का है, तो हम लोग बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जब तक 307 का मुकदमा तो हो गया है, अब गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी कांग्रेस पार्टी चुप नहीं। कांग्रेस अब क्यों जागी? इसके पहले जो किया जा सकता है, वन कर्मी के साथ मारपीट हुई, नर्स के साथ हुई, पत्रकार, इन चीजों पर भी तो कांग्रेस को जगना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अभी जो आपने बहुत अच्छी बात की, वो किसका मामला था? फॉरेस्ट गार्ड का मामला था, जिसमें डीएफओ और कलेक्टर स्वयं संज्ञान ले रहे थे। वो मामला उनके सरकारी कर्मचारी का था। आज ये मामला हमारे आम आदमी का है और उनकी मां हम लोग के साथ में है। ये गलत मामला है। इस तरह इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का मामला था। अब उनके मंडल अध्यक्ष के मामले में हम कैसे तहकीकात करें? अगर वो हमारे पास रिपोर्ट करने आएंगे या अपना दरखास्त लेके आएंगे तब तो हम काम कर पाएंगे। आज हमारे साथ उसकी जिनको गोली लगी है उनकी माँ बैठी है, खैरवार की, सोनिया की, हम लोग उनके साथ हैं। जब भी गरीब आएगा और हम सब लोग पूरी पार्टी साथ में खड़ी रहेगी और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। विधायक राम लल्लू जी का कहना है कि ये सब उनका टिकट कटवाने के लिए किया जा रहा है ताकि उसका टिकट कटे और कांग्रेस की जीत सुधरे। ये वो अपने वो पुत्र को समझाएं कि तुम्हारे इस काम से टिकट कटेगा, ना कि कांग्रेस को समझाए। कांग्रेस को टिकट नहीं देना है, ये भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना है। वो अपने पुत्र को, अपने परिजनों को समझाए कि गलत कृत्यों से टिकट कटेगा। और ये समझाना उनको 10 साल पहले था,
वो समझाने में लेट हो चुके हैं, चूंकि वो गलत नीतियों में इन्वॉल्व हो चुका है। सारे कोयले के माफिया, चाहे ड्रग्स का मामला हो, पूरा गोरख धंधा आपके सिंगरौली से चल रहा है, मोरवा से चल रहा है। मैं तो ये बोलने में कोई खरोज नहीं है कि आज ही किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि मोरवा थाने की बोली 50 लाख रुपए हो गई। तो आखिर वहां गलत कार्य ना होते तो क्या इतना ज्यादा रुपए की मोरवा थाने की बोली होती? तो कहीं ना कहीं ये गलत काम हो रहे हैं और इस कारण से ये इस तरह के कृत्य वहां घट रहे हैं। नेताजी ये बोली लगाता कौन है 50 लाख जैसे? भाई ये अखबार में ही छप रहा है। अगर गलत कार्य ना होंगे तो पैसे लोग क्यों देंगे? नहीं तो ये कहाँ से लीक हुआ कि मुर्गा थाने की आप बोली पत्रकार 50 साथियों लाख के अखबार की कटिंग के आधार पे ये बात मैं कह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बोली लगती है और वहां जाने के लिए 6 महीने 8 महीने में लोग ट्रांसफर हो जाते हैं। आप गढ़न कोतवाली का मामला देखिए, आप लगभग 20-15 दिन से थाना खाली है, किसी की पोस्टिंग नहीं हो पा रही। तो मामला कुछ और भी है। आज हो गई है शायद, आज हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान करे सौदा फट गया होगा। हमारा ये आरोप है कि सौदा फटा होगा, इसलिए पोस्टिंग हुई। तिवारी का बात इस तरह की आ रही है, हर बार बंदूक की बात होती है। विधायक जी इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि बंदूक से कोई घटना ही नहीं है। बंदूक से घटना नहीं, वो प्रत्यक्षदर्शी साथ में बैठे हैं। पुलिस ने तहकीकात कर ली कि जो गोली चली है उससे मतलब जान भी जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं वो बंदूक और कट्टा सब मिल जाएगा। तो क्या पुलिस चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर पुलिस लेकिन विधायक जी क्या आधार पे यदि होता तो ना होता, अभी तक नहीं होता था। विधायक जी कह रहे हैं तो क्या विधायक जी भी थे साथ में कि गोली नहीं चली? उनको क्या मालूम जब थे ही नहीं? नहीं, वो तो अभी तक शायद पीड़ित परिवार के पास तक पहुंचे विधायक नहीं। जी का तो कहना है कि हम कुछ भी कहते हैं तो सब लोग बोलते हैं मोदी जिम्मेदारी। कुछ भी मैं बोलूं तो बोलेंगे कि मोदी। इसका मतलब गोली का जिम्मेदारी मोदी जी को सौंप दी हो। इसका मतलब उनका बेटा गोली चलाए, जिम्मेदार मोदी के लिए हम लोग यही खाना शुरू कर देंगे। अब वास्तविकता तो ये सही है जो है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के कलेक्शन एजेंट हैं। असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं, अवैध रूप से पैसा कमाते हैं और बड़े नेताओं को पैसा देते हैं, टिकट ले आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जिसके कारण संविधान नाम का कोई चीज सिंगरौली में रह ही नहीं है। जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे कि कई अपराध हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस जैसा वो थाने तक लोग पहुंचने ही नहीं पाते, इतना भय है उस व्यक्ति के नाम पर। और प्रशासन बिल्कुल निरंकुश है, कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसा कि हमारे अरविंद सिंह चंदेल जी ने बताया कि अगर 2 दिनों के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती तो मैन मुलजिम है। हमेशा पुलिस प्रशासन फोरम पूरा करती है, जो गरीब टाइप के आदिवासी लोग हैं उनको ले जाके भेज देती, लेकिन जो मैन सरगना है, जो मैन मुलजिम है, उसको तलाशने में पीछे हट रही है जो है। और इस तरह का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इस तरह की कई घटनाएं हैं जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अभी तो मैं रामलल्लू जी की बात कर रहा हूँ कि भाई विवेक रामलल्लू वैस एक विधायक का लड़का है, जिस पे पुलिस कार्रवाई करने में डर रही है, कार्रवाई नहीं कर पा रही है। दूसरे एक गरीब का अगर घर होता है, जैसे आप सीधी की कांड ले लीजिए जो है, वो शुक्ला जी के ऊपर तुरंत जाके घर का डोजरिंग हो गया, कार्रवाई हो गई, उनके परिवार के लोगों को लाके थाने में बैठा दिया गया। पर सिंगरौली संविधान तो सबके लिए एक है, लेकिन वो मैन टू मैन एक पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कर रही है, जहां जैसा व्यक्ति देख रही है। अभी आपको याद होगा 20/11/2022 देवसर की घटना है, जिसमें राजेंद्र साहू का मर्डर हो गया था। उसमें आज तक मुलजिम फरार है। पुलिस ने फरारी में उनका चालान पेश कर दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। उनके न डोजरिंग हुआ, न तो उनके ऊपर इनाम घोषित हुआ जो अपराधी लोग हैं। इसलिए मेरा तो पूरा कहना है ये कि प्रशासन एक सरकारी मशीनरी के रूप में, भारतीय जनता के एक मशीनरी के रूप में काम कर रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं, उस तरह से काम करते हैं। न तो इनको संविधान से कोई मतलब है, न देश से कोई मतलब। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सिंगरौली से कोई मतलब नहीं, मात्र उनको यहाँ से पैसा वसूलना एक सूत्री जाता, जिसका जीता जाता उदाहरण ये भी है। आप देखेंगे कि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण, रेनोवेशन का उसमें घोषणा किया उन्होंने, जिसमें 34 मध्य प्रदेश में, लेकिन सिंगरौली का उसमें नाम नहीं। जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिंगरौली से ज्यादा है। तो सिंगरौली को लोगों ने चारागाह बनाया है और इस बात को सिंगरौली की जनता जान चुकी है। टिकट से हम नहीं काटेंगे, रामलल्लू आ जाए, हम कोई भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा, रामलल्लू को 50,000 वोट से हराएगा। इस बात का जवाब हम आप कांग्रेसी नहीं, बल्कि सिंगरौली के आम आवाम, सिंगरौली के लोग देंगे।
ये वक्त बताएगा, आ जाए ना राम लल्लू जी आ जाए, शिवराज सिंह आके लड़ ले सिंगरौली में। इस तरह से आदिवासियों का, गरीबों का ये पहली बार ऐसी घटना हुई जो है कि एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ही पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय कर रहा है। हम सब लोग हमेशा एसटी एससी ओबीसी का नारा लगाते रहते हैं, एसटी एससी ओबीसी के हित की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये किराए के लोग, खरीदे हुए लोग, दादा गुंडा ये गरीबों का खुद शोषण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों से ही शोषण कराएगा। ये लोग सब किराए के लोग हैं, ये मेरा कहना है। कुल मिला के भाजपा का जो सुशासन का दावा है वो गलत है। अशोक जी 100%। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, एक कुर्सी का लिए सामने अभी वर्तमान बोलने दीजिए, खास कर पूरे देश और प्रदेश दोनों, अभी मणिपुर का जो घटना है उसको लेकर पूरे देश के आदिवासियों को डर सा माहौल है। लगातार आपने देखा होगा चनेमावर घटना हो, 5 आदिवासियों को 10 फीट गड्ढे खोद कर नीचे गाड़ दिया गया हो गया। उस तरह सीधी में पेशाब कांड हुआ, ये लगातार अभी गोली कांड हुई। इसको लेकर पूरे देश के आदिवासी सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हम लोगों ने अभी जो विश्व आदिवासी दिवस मनाने त्यौहार है, उस त्यौहार पर हम सब लोगों ने काला दिवस मनाने का, हम लोगों ने काले कपड़े पहनकर, और कोई नाच गाना डीजे नहीं बजेगा। हम लोग पूरे देश के आदिवासियों ने तय किया है कि एक स्वर में पूरे देश के आदिवासी, जबकि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसे शपथ के बाद पहले स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि सभी जजों को बुलाकर हो गया, सबसे देश के सबसे जेलों में सबसे ज़्यादा आदिवासी हो गए। क्या कारण हो गया? तो ये देश जो माहौल है, फर्जी मुकदमे करके आदिवासियों को जेल में भेजना हो गया। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड में देखे हो गया, पेपर में भी आया था, मीडिया में आया है, सबसे ज़्यादा आदिवासी जेलों में हो गया। तो लगातार आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसको बोलने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के पक्ष में बात करती है, ये गरीबों के पक्ष में हमारे कमलनाथ जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, उनके बारे आपने देखा होगा किस तरह से अगर सही बात को दबाया गया हो गया, उनको सस्ता समाप्ति ये हो गए, सच बोलने के लिए हो गया। तो जो देश की सरकार है, इससे पूरे देश के आदिवासी सहमे हुए, डरे हुए हैं। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सूर्या के साथ हमारा गोलीकांड हुआ है, अगर इनके साथ न्याय नहीं मिला, अगर वो जेल नहीं गया, उसको हो गया, तो हम सब लोग जिस तरह हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि 9 तारीख हम सब लोग बैठेंगे और इसका पूर्वजोर से विरोध करेंगे। ये विरोध जो है शासन प्रशासन के खिलाफ में होगा कि भाजपा के खिलाफ? हम लोग शासन और भाजपा के खिलाफ, दोनों खिलाफ हो गए, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में शासन बैठे लोग वही हैं। यहाँ पर जो है, अभी भाई साहब कह रहे हो गया कि सिंगरौली में चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे दरोगा हो, बिना पैसे के यहाँ पर किसी की नियुक्ति नहीं होती। चाहे कलेक्टर का हो, चाहे एसपी हो, पैसा देने के बाद भी यहाँ पर उनको नियुक्ति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं, सबको मैं कह सकता हूँ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किसी भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हिचकते हो गए, उनके हाथ पांव बने हुए। भाजपा का कमीशन मिशन ही चल रहा है। नहीं भैया, एक जो अभी लगातार योजना की बात चल रही है, जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसकी थोड़ा बात कर ले हो कि चुनाव जीतने के लिए तमाम वादे भाजपा भी करे, कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस ये भी भाजपा ये भी कह रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी छिंदवाड़ा में कथा कर रहे हैं और कमलनाथ जी करवा रहे हैं, नकुलनाथ जी भी करवा, दोनों लोग बाप और पिताजी बेटे ने एक क्रिया को संयोजित किया। लेकिन वो कहना कि मौका देख के वो हिंदू बन जाते हैं, तो इस पे क्या कहना है? वो लोग पूजा पाठ करते हैं। ये भाजपा का जुमला हो सकता है, वो जुमले पे काम करते हैं, काम नहीं करते, जुमला करते हैं। पहली बात आपने कहा कि जो लोग अपने घोषणाएं कर रहे हैं, हमारा घोषणा नहीं है, हमारा वचन है। आप याद करिए 15 महीनों की सरकार में जब 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, तो कमलनाथ जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि निराश्रित गरीबों को पेंशन 300 से बढ़ा के 600 करेंगे, तो उन्होंने किया। उन्होंने कहा था बेटियों को विवाह के लिए 25,000 से 51,000 देंगे, उन्होंने किया। उन्होंने कहा था कर्ज माफ करेंगे 2 लाख तक का, उन्होंने 1 लाख तक का कर्ज भी 27 लाख लोगों को माफ किया।
और जबकि महज 15 महीने में सिर्फ उनको 10 महीने काम करने का मौका मिला। उसी बीच विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी हुआ, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। इसी तरह से हिमाचल में आप देख लीजिए, कांग्रेस ने जो कहा शपथ लेने के 2 घंटे के भीतर, कर्नाटक में देख लीजिए कांग्रेस ने जो कहा शपथ लेने के 2 घंटे के भीतर पूरा किया। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कहा, कमलनाथ जी कैसे नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। शिवराज सिंह जी नहीं है, वो भाजपा का जुमलाबाज मुख्यमंत्री नहीं है। जो उन्होंने कहा है, हमारे जो वचन है, तो भी ऐसा नहीं कहा गया है कि हम करेंगे। लाडली लक्ष्मी बहना योजना का हम चुनाव के टाइम बहनों को रिश्वत देंगे, ऐसा नहीं वो करते। वो जिस दिन सरकार बनती है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, आदरणीय प्रियंका जी ने कहा है, चुनाव होने के बाद शपथ लेने के 2 घंटे के भीतर ये काम पूरा। राहुल गांधी को उसमें कोर्ट की सजा पर रोक लगी है, जो इसको लेकर कितना उत्साह है, सकारात्मक क्या संदेश है कांग्रेस के लिए? देखिए, इतना सकारात्मक उत्साह है कि सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। सिंगरौली में भी भारी उत्साह है, चूंकि एक गोलीकांड होने के कारण उस उत्साह को हम लोग खुशियों में नहीं बदल पाए, चूंकि हमारे आदिवासी भाई के साथ गोली मारी गई थी, उसी दिन की घटना थी, इसलिए उतना उत्साह हमारे यहाँ नहीं रहा। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह हमारे का संचार हुआ है, समूचे देश में 2023 और 2024 में कांग्रेस वापस आ रही है और पूरे जोर शोर से सरकार बना रही है। आपके कहने का मतलब है अध्यक्ष जी कि आने वाले दिनों में ये जोश दिखेगा? निश्चित, और सब लोग एकजुट हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे इस बार। और जो लोग अहम और घमंड से बोल रहे हैं कि मुझे मिल जाएगा तो मैं जीत के दिखा दूंगा, इस बार जनता के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव होगा। अच्छा इस मैडम, बार जनता और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। जनता। अच्छा मैडम, सवाल है आपसे कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आपने चुनाव भी जीता है और जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस हावी भी है, मतलब दबदबा भी बनाए रखी है। क्या इस बार चितरंगी और देवसर में कांग्रेस अपनी पैठ जमा पाएगी? जी बिल्कुल, 100%। इस बार देवसर और चितरंगी और सिंगरौली तीनों विधानसभा कांग्रेस के झोली में ही जाने वाली है। और सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं, सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित ही विजय होगी। क्या महिलाओं को टिकट भी क्या इस बार सिंगरौली में मिलेगा? क्योंकि आप तो देखिए, ये पार्टी का मैटर है, ये पार्टी को डिसाइड करना है। हमारे अध्यक्ष मांगने वाले कोई हैं कि अभी आपके संपर्क में है, जैसे कि आप उपाध्यक्ष बनी है, कुछ ऐसी महिलाएं जो सक्रिय अभी पार्टी में जो यहाँ से टिकट मांगने के तैयार हो? पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जिसको सक्षम समझेगी और लगता है कि विनिंग कैंडिडेट है उसको टिकट। आप दावेदार हैं क्या विधानसभा? नहीं, बिल्कुल। एक मिनट जी, और कुछ नहीं जी। और दूसरा एक मेरे एरिया का मैटर है, बद्रा अभ्यारण्य है जो मेरे कुलकवार वार्ड में ही आता है, उसको हटाने के लिए हमने एक हाईकोर्ट में PIL दायर कर रहे हैं। उसके लिए आज अभी हम कलेक्टर साहब को इंटीमेशन देने के लिए एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाई है। तो उसमें जो वहाँ पर बना था बद्रा अभ्यारण्य, वो उसके 45 साल बाद वहाँ पर कलेक्टर साहब के द्वारा, जो मीना जी थे, उनके द्वारा रजिस्ट्री पे रोक लगाई गई। उससे पहले रजिस्ट्रियाँ कंटिन्यूअस हो रही थी, क्योंकि जो ये एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसमें डे 1 से ही रजिस्ट्रियों पे रोक लग जानी चाहिए, जो नहीं लगाई गई। उसकी जानकारी आज एट प्रेजेंट पे वहाँ पर काले मृग के लिए बनाया गया था वो अभ्यारण्य एरिया, तो वहाँ पर जो उनका प्रेजेंस है वो अभी नगण्य है बिल्कुल। और हमारे द्वारा जो जानकारी मांगी गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो वो जानकारी देने में सक्षम नहीं है कि वहाँ पर कितने काले मृग हैं। और उससे सबसे मेनली परेशानी हमारी जो आदिवासी बेल्ट है, वो पूरी आदिवासी जनता है जो जंगलों में रह रही है, तो उनको जंगल विभाग के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। उनको वहाँ पर पानी के लिए बोर नहीं कर सकते हैं वो लोग, कई दूर झरनों से, नालों से पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं। इसके लिए हम लोग ने हाईकोर्ट में PIL दायर करने के लिए, तो फर्स्ट इंटीमेट अभी हम कलेक्टर साहब को करेंगे कि आपके द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है रोक लगाने का रजिस्ट्री, और इसको हमने सभी पंचायतें जो हमारी हैं वहाँ पर, सभी पंचायतों से इसके लिए हमने प्रस्ताव भी मंगाया है और हमने इसको जिला पंचायत में भी अपनी सामान्य सभा में पारित किया है। और अब हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है और हम आज कलेक्टर साहब को अभी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उनको इंटीमेट करेंगे कि आपने जो ये रजिस्ट्री पे रोक लगाई है, ये गलत लगाई है। तो रजिस्ट्री खुलवाने के लिए आप मुलाकात करें? नहीं, रजिस्ट्री के लिए
और उस अभयारण्य जब हमने अभयारण्य काली मृग के लिए बनाया था और अभी वहां पर काली मृग नहीं है, तो उस अभयारण्य को खत्म किया जाए, जिससे जो वहां की जनता है उसको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है अभयारण्य के लिए उसमें बहुत सारी रोक रहती है पब्लिक के लिए, तो उनको जो मेनली वहाँ आदिवासी अभयारण्य बनाने की जो प्रक्रिया है वो आज तक पूर्ण नहीं हुई, मतलब अभी तक पूर्ण नहीं हुई। वो अभयारण्य बगरा अभयारण्य और ये सोनगढ़िया अभयारण्य दोनों का संचालन जो है अवैध रूप से हो रहा है। 45 साल हो गए अवैध रूप से, गैर कानूनी तरीके से चल रहा है वो, उसको बिल्कुल तुरंत बंद होना चाहिए। इसलिए हम लोग PIL के जा रहे हैं। अभी तक सकारात्मक परिणाम कुछ नहीं निकल गया है। नहीं, अभी देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुआ, उन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह दी हुई थी, मगर अब चूंकि हम कोर्ट में जाने की तैयारी में हैं, तो उसके लिए एक इंटीमेशन रिपोर्ट पहले आपको कलेक्टर को देनी होती है, जिससे कि वो कोर्ट में अपना जवाब। ये जो आप कर रहे हैं तो उससे जो आपने कुछ आकलन किया हो कितने आदिवासी और इनका भला होगा? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे चूंकि आदिवासी पूरी बेल्ट है, उनको जो परेशानियों का सामना करना, कितनी संख्या लगभग होगी जो उनको राहत मिलेगी? 23 ग्राम पंचायत है, 65 गांव है, और उन ग्राम पंचायतों के अंदर 75% SC/ST और OBC के लोग रहते हैं, सामान्य तबके के कम लोग। 75 के 40,000 क्या जब रजिस्ट्री पे रोक हटेगी तो जैसे बहुत गरीब जनता है, वहाँ पर आदिवासी लोग हैं, उनकी छोटी मोटी जमीन है, उसको बेचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो सारी उनको रजिस्ट्री पे रोक हटने से उनको बिजली के सब स्टेशन नहीं चालू हो पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लग पाते हैं, फॉरेस्ट वाले परेशान। अभी आपको मालूम होगा उसके ऊपर आदिवासी को परेशान होकर पेशाब कर दिया। सर, वहाँ के आदिवासियों को तेंदुपत्ता भी मना कर दिया गया, इससे पहले रोक नहीं की, और साथ ही साथ आवास के लिए वहाँ उनको बालू का घर बनाना है, तो बालू के लिए आना पड़ता है यहाँ कम से कम 50-60 मिनट दूर, उनको योजनाओं को लाभ भी नहीं मिलता, लाभ भी मिलती है, और वहाँ से बालू के घर पास में तो उठा नहीं सकते। और घटनाएं भी बारिश वाले घटनाएं भी करते हैं, जो आपको घटना आपको कहते हैं। हाँ, अभी